नमस्कार, मैं नियति कल्प आज प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी बड़े घर की बेटी की विशेषताओं पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। 1910 ईस्वी में प्रकाशित बड़े घर की बेटी कथा सम्राट प्रेमचंद की श्रेष्ठ और लोकप्रिय कहानियों में से एक है। प्रेमचंद के नाम से प्रकाशित होने वाली यह पहली कहानी है जो ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानीकार ने आनंदी को केंद्र में रखकर इस तथ्य को स्थापित और प्रकाशित किया है कि स्त्री ही परिवार की सफल धुरी होती है। पूरे परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखने की कला और सामर्थ्य ही एक स्त्री को महान और गौरवमयी बनाती है। कहानी परंपरागत भारतीय परिवार में स्त्रियों की दशा, उनकी प्रतिष्ठा और स्थिति का भी उद्घाटन करती है। बड़े घर की बेटी कहानी सामंती पृष्ठभूमि से संबद्ध गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार बेनी माधव सिंह के परिवार की है। इनके पूर्वज कभी धन धान्य से पूर्ण थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी मरम्मत भी अब मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। जिस घर में कभी हाथी झूमता था, आज उसकी जगह अस्थि पंजर वाली बूढ़ी भैंस बंधी थी। ठाकुर साहब के दो लड़के श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह हैं। श्रीकंठ सिंह बीए की डिग्री प्राप्त कर शहर में सेवारत हैं। कहानीकार श्रीकंठ सिंह के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख करता हुआ कहता है, श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं। वहीं दूसरी ओर छोटे लड़के लाल बिहारी सिंह का ध्यान खाने पीने पर अधिक है। दोहरे बदन के सजीले जवान लाल बिहारी का पढ़ाई लिखाई से कुछ खास वास्ता भी नहीं था। आनंदी का विवाह श्रीकंठ सिंह के साथ हुआ है। शानो शौकत से पली बढ़ी आनंदी अपनी 7 बहनों में अपने रूप और गुण के कारण पिता भूप सिंह की सबसे अधिक लाडली थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विवाहोपरांत आनंदी ससुराल में, जो कि सामान्य गृहस्थ परिवार था, आसानी से सभी के साथ घुल मिलकर आनंद और सुख का अनुभव करती है। आनंदी पारिवारिक परिवेश के अनुसार स्वयं को ढाल लेती है, परंतु हाथ खुला होने के कारण भोजन बनाने में कभी घी ज़्यादा पड़ जाता है तो कभी चीज़ें जल्दी समाप्त हो जाती हैं। एक दिन देवर लाल बिहारी 2 चिड़ियाँ मार कर लाता है, जिसे वह आनंदी को पकाने के लिए कहता है। पहले से ही खाना बना रहने के बाद भी आनंदी मांस पकाने बैठती है। किफ़ायत नहीं जानने के कारण वह सारा बचा हुआ पाव भर घी मांस में डाल देती है। लाल बिहारी खाते समय दाल में घी चाहता है। पूछने पर आनंदी बताती है कि सारा घी मांस में पड़ गया, जिस पर लाल बिहारी तिनक कर कहता है, मैके में तो मानो घी की नदी बहती हो। कहानीकार टिप्पणी करता है, स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोलती है, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। अपढ़ और उज्जड़ लाल बिहारी यह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि एक स्त्री, चाहे उसकी माँ तुल्य भाभी ही क्यों ना हो, उसके मुंह लगाए। अपनी सामंती और पुरुषवादी सोच के कारण वह स्वयं को अपमानित महसूस कर आक्रोश में खड़ाऊ उठाकर आनंदी पर फेंकता है। आनंदी का सिर तो बच जाता है, पर उंगली में उसे गंभीर चोट आती है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह जाती है। वह अपने पति के घर आने का इंतजार करती है। प्रेमचंद ने लिखा है, स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का ही घमंड होता है। श्रीकंठ सिंह अक्सर शनिवार के दिन घर आया करते थे। फलतः वह 2 दिनों तक कोप भवन में भूखे प्यासे अपने पति का इंतजार करती है।
श्रीकंठ सिंह के घर आने पर पिता और भाई पहले ही आनंदी के खिलाफ उनके कान भर देते हैं। विवेकशील और शिक्षित श्रीकंठ सिंह अपनी पत्नी का भी पक्ष सुनते हैं। बातें सुनने समझने के बाद उन्हें अपना भाई दोषी नजर आता है। प्रातःकाल वे अपने पिता के समक्ष पत्नी के साथ हुए दुर्व्यवहार का विरोध करते हैं और भाई के साथ नहीं रहने की बात करते हैं। पिता द्वारा घर टूटने और तोड़ने की बात का आरोप भी आनंदी के मत्थे मढ़ा जाता है। श्रीकंठ सिंह इस बात का प्रतिरोध करते हैं और इसका दोषी लाल बिहारी की क्रूरता, नासमझी और अविवेकशीलता को देते हैं। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार हैं तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं व्याकुल हो उठीं। पिता पुत्र के मधुर संबंध से भी गांव के कुछ लोग जलते थे। आज वे भी खुश हो रहे थे कि अब उनके संबंध भी खराब होने वाले हैं। देखा जाए तो यहाँ पर प्रेमचंद ने मनुष्य की इस मनोवृत्ति को रेखांकित किया है कि वह दूसरों के दुख से सुख का अनुभव करता है। दूसरों का सुख उसकी ईर्ष्या का कारण होता है। श्रीकंठ सिंह को लाल बिहारी का व्यवहार क्रूरतापूर्ण और असम्मानजनक प्रतीत होना इस परिवर्तन का सूचक है कि पढ़े लिखे लोगों की सोच में बदलाव आ गया है। सामंती सामाजिक व्यवस्था में लाल बिहारी का व्यवहार उचित और आनंदी का अनुचित माना जाता, क्योंकि स्त्रियों के प्रति पुरुषों की सोच उदारवादी और सकारात्मक नहीं है। ठाकुर साहब श्रीकंठ सिंह की क्रोधाग्नि को शांत करना चाहते हैं, लेकिन इसे वे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर पाते कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित कदम उठाया है। परंतु श्रीकंठ सिंह के घर छोड़ जाने की बात और गांव वालों के बीच इस विवादित मुद्दे को लेकर कानाफूसी होते देख वे लाल बिहारी को क्षमा करने के लिए आग्रह करते हैं। इस वार्तालाप से लाल बिहारी के मन में पछतावा के साथ साथ ग्लानि उत्पन्न होती है। वह अपने पिता से अधिक अपने बड़े भाई का सम्मान करता है। भाई की यह बात उसे कांटे की तरह चुभती है कि वे उसका मुख भी नहीं देखना चाहते। फलतः वह आनंदी से कहता है, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। आनंदी ने एक समय भले ही लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब वह पछता रही है। छोटी सी बात इतनी लंबी चौड़ी और विवादग्रस्त हो जाएगी उसे पता नहीं था। लाल बिहारी के क्षमा मांगने पर वह द्रवित होकर रोने लगती है और अपने पति के निश्चय को तोड़कर उसे अनुकूल बनाकर भाई भाई के स्नेह को अटूट बनाना चाहती है। लाल बिहारी को रोकने के लिए वह कहती है, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। यह कथन इतना असरदार और प्रभावी होता है कि दोनों भाई गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। पिता दोनों भाई को गले लगते देख कह उठते हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता काम बना लेती हैं। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी में बड़े घर की बेटी आनंदी अपने विवेक, धैर्य, सहनशीलता और गांभीर्य से परिवार को टूटने से बचा लेती है। रिश्तों और संबंधों की गहराई को समझने के लिए आपसी समझदारी और सामंजस्य परिवार वालों के बीच होना अत्यंत आवश्यक है। हमारी समझदारी अहम भावना के त्याग में है। प्रेम, स्नेह और सामंजस्य पारिवारिक जीवन के मूलाधार हैं। परिवार का विभाजन अथवा उसका टुकड़ों में बंट जाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। भाई भाई परस्पर स्नेह सूत्र के बंधन में आजीवन आबद्ध रहें, इससे अधिक सुखद और मंगलमय स्थिति पारिवारिक जीवन के लिए हो ही नहीं सकती। प्रेमचंद का मूल और मधुमेह संदेश यही है। प्रस्तुत कहानी पारिवारिक समस्याओं, उलझनों और आपसी मनमुटावों से होते हुए अंततः आपसी समझदारी और विवेकशीलता से बिगड़ती हुई स्थिति को कुशलतापूर्वक संभाल पाने में समर्थ होती है। धन्यवाद।